हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो अब परीक्षा भी नज़दीक आ रही है और आपको एक एक मिनट का हिसाब अपने से लेना चाहिए कि आज हमने क्या क्या तैयारी किया। और किसी भी, मैंने पहले ही बताया है, सफलता के लिए कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। जिसके वर्क में कंटिन्यूटी नहीं है, सफलता में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोई भी काम करो कंटिन्यूटी में करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लेक्चर डाल रहे हैं, तुमको कंटिन्यूटी में लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। और बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और जो हम अभियान छेड़े हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को हमें डॉक्टर बनाना है, उसमें हम सफलता पाएँ, इसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अपने भारत का नाम ऊंचा हो, अधिक से अधिक डॉक्टर बने, तो आप भी मेरे अभियान में शामिल हो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, जैसे हम अपने मंजिल को आसानी से गेन कर सकें और हमारा भारत आगे बढ़ सके। इसी के साथ अब हम शुरू करने जा रहे हैं, पैंक्रियास के बारे में बताने जा रहे हैं। पैंक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है, या इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो ये पैंक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड, या इसी को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पैंक्रियास एक कैसी ग्लैंड है, चाहे अपन कहें कंपाउंड ग्लैंड है, चाहे कहें मिक्स ग्लैंड है। और बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ, अपनी बॉडी के अंदर केवल दो ही मिक्स ग्लैंड है, एक पैंक्रियास है और दूसरा गोनेड है। पैंक्रियास को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, और गोनेड को क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं। गोनेड के अंतर्गत कौन आते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी आते हैं, मतलब वृषण और अंडाशय आते हैं टेस्टिस के अंतर्गत। तो आज पैंक्रियास के बारे में बात करने जा रहे हैं। पैंक्रियास को कंपाउंड ग्लैंड क्यों कहते हैं या मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, सुनिए। पैंक्रियास का अधिकांश भाग कैसा होता है, एक्सोक्राइन होता है, बाह्यस्रावी होता है। और बहुत कम पार्ट कैसा होता है, एंडोक्राइन होता है। पैंक्रियास के अंदर जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, सपोज देखिए, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियास में, वो क्या होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये लैंगरहैंस कहलाती हैं। और ये कितने % होती हैं, 1 से 2 मिलियन तक होती हैं, 1 to 2 मिलियन होती हैं, मिलियन। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितनी पैंक्रियास में होती हैं, 1 से 2 मिलियन होती हैं। और ये पार्ट कैसा है, एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन पार्ट है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पैंक्रियास के अंदर एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है, तो आपका आंसर है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और पैंक्रियास के अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितने पाए जाते हैं, 1 to 2 मिलियन पाए जाते हैं। और पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% बनाते हैं, मतलब ऑल पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 to 2% पार्ट बनाता है कौन, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में ही पूछा गया है, 2012 में ये क्वेश्चन आया है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मेन कितने टाइप की सेल्स पाई जाती है। तो मेन 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन 2012 में AIPMT के नाम से PMT होती थी उस समय, ऑल इंडिया PMT, अब तो नीट के नाम से हो रही है। तो उस समय पूछा गया था आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मेन कितने टाइप की सेल होती हैं। तो 2 प्रकार की सेल होती है, एक होती है अल्फा सेल और दूसरी कौन सी होती है, बीटा सेल होती है। ये बीटा सेल होती है। अल्फा सेल से क्या हार्मोन सिक्रीट होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है।
और बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये भी क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन। नेचर में कैसा है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी नेचर में कैसा है, पेप्टाइड है। तो ये बातें तुम्हें सीधी सी मैंने बताया है। पैंक्रियाज कैसी है, एक कंपाउंड ग्लैंड है, या इसी को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड है। इसका मतलब होता है पैंक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एंडोक्राइन पार्ट में। तो पैंक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितने परसेंट पाए जाते हैं, 1 से 2 मिलियन तक पाए जाते हैं, और पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% पार्ट बनाते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मेजर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक अल्फा सेल होती है और दूसरी बीटा सेल होती है। अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है और बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। सबसे पहले एक बात तुम्हें बता दें, दोनों नेचर में कैसे हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। कैसे हैं, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है और ये भी कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। अब सबसे पहले हम ग्लूकेगॉन हार्मोन की थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, ये सेल में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को कम करता है। क्या करता है, सेल में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को कम कराता है। जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। मतलब ये हार्मोन इंसुलिन हार्मोन के अपोजिट वर्क करता है। और ये क्या काम करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ये हार्मोन क्या काम करता है, इस प्रोसेस में क्या करता है, ग्लाइकोजन को, ये क्या है, ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कराता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो याद रखना है, जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और ग्लूकेगॉन हार्मोन का इफेक्ट किस पर होता है, हेपेटोसाइट सेल्स पर होता है। किस पर होता है, हेपेटोसाइट सेल पर होता है। और हेपेटोसाइट सेल कहाँ की होती है, लीवर की सेल को क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स कहते हैं। तो लीवर की सेल्स में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कराता है। तो तुम्हें याद रखना है, व्हेन ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दिस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है और किस पर कंट्रोल करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पर कंट्रोल करता है। किस पर कंट्रोल करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पर कंट्रोल करता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जब प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन या फैट किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज। तो जब प्रोटीन और फैट ग्लूकोज पे परिवर्तित होती है तब उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो दोनों बातें तुम्हें याद रखना है। अल्फा सेल से क्या सिक्रीट होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। नेचर में ये कैसा होता है, पेप्टाइड होता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन एक्ट किस पर करता है, हेपेटोसाइट सेल्स पर करता है। और ये क्या काम करता है, सेल में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देता है। जब सेल में ग्लूकोज कम ग्रहण होगा, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तब उसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए
ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस पर कंट्रोल इनिशिएट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, व्हेन ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दिस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस पर स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, व्हेन प्रोटीन एंड फैट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जब प्रोटीन और फैट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तब उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो व्हेन प्रोटीन और फैट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये बात तो याद रखना है, ग्लूकेगॉन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, हेपेटोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, हेपेटोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो ये काम ग्लूकेगॉन का होता है। अब अपन बीटा सेल्स के ऊपर आ रहे हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मैंने बताया कि मेजर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक अल्फा सेल और दूसरी बीटा सेल। अल्फा सेल्स के द्वारा मैंने अभी बताया है ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, और बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है तुमको मैंने बताया है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये भी मैंने बताया कि दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, सेम वर्क नहीं करते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। और ये भी मैंने बताया है कि अगर 2 हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के कैसे हैं, एंटागोनिस्टिक है। तो देखा जाए क्या चीज़ मैंने बताई। यहाँ पर अगर जो अपन देखें तो यहाँ पर ये मैंने बताया बीटा सेल्स हैं। ध्यान से सुनिए, इस पर ज़रूर क्वेश्चन आएगा 100%। मतलब आज के पढ़ाए हुए चैप्टर से, टॉपिक से पीएमटी नीट में एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ न समझ में आता हो। जहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट आप लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए। दूसरे दिन जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम हम आपकी दूर करेंगे, ठीक है। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो हम अपनी बात को टीचर के सामने नहीं रख पाते थे। हम सोचते थे कि बच्चे हंसने लगेंगे। तो वो प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को दबा के रखते हैं, पूछते नहीं हैं, जो अपने लिए बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। तो आप ऐसा न करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप वहाँ पर नोट कर दीजिए, हम देखेंगे, हम आपको समझाएंगे। हो सकता है मैंने पढ़ाया तुम्हारी बात समझ में नहीं आई और उसी पर क्वेश्चन आ गया, तब आप क्या करोगे? तो नुकसान तो आपका होगा ना। तो किसी भी रूप में कोई कमी न रखो। या हम कहते हैं पूरी बायो के अंदर कहीं किसी भी चैप्टर में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप निश्चित रूप से हमसे आप पूछ सकते हैं। तो बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये भी क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है, ये पेप्टाइड हार्मोन है ये भी। और ये 51 पॉलीपेप्टाइड चैन का बना होता है। 51 पॉलीपेप्टाइड चैन का बना होता है। और ये चैनें जो होती हैं 2 चैन में अरेंज होती हैं। एक कौन सी होती है, ए चैन होती है, और दूसरी कौन सी होती है, ये कौन सी है, ए चैन। ये ए चैन है। और दूसरी कौन सी है, ये बी चैन है। इसको हमने कह दिया बी चैन कह दिया, बी चैन कह दिया। ध्यान से रुकना। ये वाली चैन जो होती है ये 20 अमीनो एसिड की बनी होती है। 20 अमीनो एसिड की बनी होती है। और ये वाली जो चैन होती है वो 31 अमीनो एसिड की बनी होती है। अमीनो एसिड की बनी होती है, अमीनो एसिड। ये बात आपकी समझ में आ गई। मतलब 51 अमीनो एसिड
कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 2 चेनों में अरेंज होती है, ए चेन और बी चेन। ए चेन में कितने अमीनो एसिड हैं? 20 अमीनो एसिड की बनी होती है, और बी कितने की बनी होती है? 31 अमीनो एसिड की। दोनों ए और बी चेन आपस में इस प्रकार से डाइसल्फाइड बांड के द्वारा अटैच होती हैं, मतलब SS बांड के द्वारा अटैच होती हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। मतलब ए चैन और बी चैन आपस में डाइसल्फाइड बांड के द्वारा जुड़ी होती हैं। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो H2 बांड के द्वारा जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बांड के द्वारा जुड़ी होती हैं। और इंसुलिन क्या काम करता है? सेल में ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब बॉडी की सेल ब्लड से ग्लूकोज को ग्रहण करेंगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। तब उसे क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये हार्मोन इंसुलिन 2 सेल को इनिशिएट करता है। एक तो कौन सा होता है? हिपैटोसाइट सेल्स। ये हिपैटोसाइट सेल। और किसको एक्टिवेट करता है? एडिपोसाइट सेल्स। ये एडिपोसाइट सेल। तो ये तुमसे पूछ सकते हैं ये किस किस को इनिशिएट करता है? इसको भी इनिशिएट करता है और इसको भी। ये कहाँ की सेल्स होती हैं? एडिपोस टिश्यू की सेल्स होती हैं। और ये काम क्या करता है इंसुलिन हार्मोन? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस पर कंट्रोल करता है। किस पर? ग्लाइकोजेनेसिस। ये जेनेसिस पर कंट्रोल करता है। और इस ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? व्हेन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। और ये प्रोसेस कहाँ पर होगी? इन सेल में होती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके कहाँ रखा जाता है? हिपैटोसाइट सेल्स। और एडिपोसाइट सेल्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? इंसुलिन हार्मोन। ये पेप्टाइड नेचर में है। ये 2 चैन का बना होता है, ए चैन और बी चैन। ए चैन कितनी? 20 अमीनो एसिड की बनी होती है और बी चैन 31 अमीनो एसिड की बनी होती है। ए और बी चैन आपस में SS बांड के द्वारा अटैच रहती है। इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस पर कंट्रोल करता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और ये ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को हिपैटोसाइट सेल्स मतलब लीवर की सेल, एडिपोसाइट सेल्स का मतलब एडिपोस टिश्यू की सेल्स में स्टोर करके रख लिया जाता है। इस प्रकार से ग्लूकोज और इस प्रकार से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन मिल करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन बनाए रखते हैं। अगर इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी की सेल ब्लड से ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाएंगी और तब क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तब उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। मैंने क्या बताया? अगर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो हमारी बॉडी की सेल ब्लड से ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाएंगी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तब उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब ग्लूकोज यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलने लगता है तब उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ करके 300 से 500 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में हो जाता है, मैंने क्या बताया? 100 ml ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ करके 300 से 500 मिलीग्राम तक हो जाता है और इतना ही ग्लूकोज यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, मधुमेह कहते हैं।
तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है। और इसके पहले मैंने बताया है वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में शुगर यूरिन से नहीं निकलती है, लार्ज अमाउंट में वाटर बाहर निकलता है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस में शुगर बाहर निकलती है। जब शुगर निकलती है तो यूरिन के साथ वाटर भी बाहर निकलेगा, मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, प्यास बार बार लगती है, तब उसे क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया कहते हैं। यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, तब उसे ये पॉलीयूरिया कहते हैं। अब देखा जाए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हर एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और जब सेल ब्लड से ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाती हैं तो सेल क्या काम करती हैं, फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करती हैं। जब फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो जानते हो क्या बनता है, कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। और कीटोन बॉडीज़ लाइक एसीटोन बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बनता है। ये कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। और कीटोन बॉडीज़ कैसी होती हैं, एसिडिक और पॉइजनस होती हैं। जब ये एसिडिक और पॉइजनस कीटोन बॉडीज़ ब्लड में मिलती हैं तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, एसिडिक और पॉइजनस हो जाएगा। वैसे नॉर्मल हमारा ब्लड कैसा रहता है, स्लाइटली एल्केलाइन रहता है और नॉन पॉइजनस होता है। लेकिन जब कीटोन बॉडीज़ मिल जाएंगी तो हमारा ब्लड एसिडिक और पॉइजनस हो जाता है। जैसे ही ब्लड हमारा एसिडिक और पॉइजनस होगा हम तुरंत बेहोश हो जाएंगे। अगर तुरंत इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए गए तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत खतरनाक होती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, मधुमेह आज बहुत सारे लोगों को है, हमको खुद है। और देखिए डायबिटीज़ के ऊपर आपको दिनचर्या, डायबिटीज़ से घबराना नहीं है किसी को भी। डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो अपनी दिनचर्या के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहें। कैसे, डायबिटीज़ मेलाइटिस का इलाज 50% तो मेडिसिन है और 50% वॉक करना है। आपको मॉर्निंग कम से कम आधा घंटा वॉक करना चाहिए और शाम को खाना खाने के बाद में आधा घंटा वॉक करना चाहिए। प्रॉपर आप दवाइयाँ लेते रहो और चावल और आलू कम से कम आप यूज करें, आपकी डायबिटीज़ मेंटेन रहेगी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, ख़त्म होगी जब हम शमशान घाट पहुँचेंगे, उस समय ख़त्म हो जाएगी, उसके पहले नहीं ख़त्म होगी। तो डायबिटीज़ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हम चाहें ये ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म नहीं होगी। कोई भी डॉक्टर दुनिया का ये नहीं कह सकता है कि हम डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए दिनचर्या आप प्रॉपर बनाएं और समय से आप मेडिसिन लें और प्रॉपर मॉर्निंग और इवनिंग आप वॉक करें, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। क्योंकि डायबिटीज़ से सबसे बड़ा खतरा रहता है किडनी और आई के ऊपर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है डायबिटिक पेशेंट का। या तो किडनी फेल हो जाती है या वो ब्लाइंड हो जाता है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समय के अनुसार अपने को चेंज कर लेना चाहिए। जब डायबिटीज़ हो गई है तो सुबह शाम आपको वॉक करना चाहिए और प्रॉपर दवा खाना चाहिए। और जो भोजन है उसमें आलू और चावल, मतलब ऐसी सब्जियां कम से कम लें जिनमें आलू हैं, समझे। तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और आप मस्त रहेंगे, आप प्रॉपर वर्क करते रहेंगे और ज़िंदगी का फुल एंजॉय करते रहेंगे। तो इसलिए डायबिटीज़ से घबराना नहीं चाहिए, बस दिनचर्या आपको मेंटेन रखनी चाहिए। तो ये इंसुलिन हार्मोन के बारे में मैंने बताया। तो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन दोनों मिल करके क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करते हैं। तो आज की सेवा इतनी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ाएंगे आगे। और अगर मेरे लेक्चर में बार बार कह रहा हूँ, अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मैं और आप मिल करके ये काम करें, हम लेक्चर डालें, आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
एक और खुशखबरी बताते हैं, अगर जो आपके भाई बहन हैं तो मैं आज से 9th और 10th के भी लेक्चर डाल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी स्कूल नहीं खुले हैं, बच्चों का लॉस न हो, इसलिए मैंने लेक्चर डालने की प्लानिंग बनाई है। कल 9 बजे से लेक्चर आ जाएंगे। जिनके भाई बहन छोटे हैं और स्कूल अभी नहीं खुले हैं तो देर न हो और वो कल से पढ़ाई करना शुरू कर दें। 9 बजे से 9th का लेक्चर कल पढ़ेगा और फिर परसों से 9th और 10th दोनों के लेक्चर प्रॉपर पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।